हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन में से हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी को हम पूरी जितनी भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स होती हैं सारी टेक्निक्स को अच्छे से पढ़ेंगे और ये आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। क्रोमेटोग्राफी के साइंटिस्ट कौन है, उसमें कौन कौन से डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं, अरेंज करने को आ जाता है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए हम अच्छे से सारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। क्रोमेटोग्राफी जो है वो इन्वेंटेड किसने किया था? एम.टी. स्वेट ने 1906 में किया था इन्वेंटेड। ठीक है, एम.टी. स्वेट का पूरा नाम है मिखाइल टी स्वेट। ठीक है, उन्होंने कब किया था? 1906 में इसको डेवलप किया था। ठीक है, देन क्रोमेटोग्राफी का जो क्रोमा वर्ड है, सिर्फ क्रोमा वर्ड, उसका मतलब क्या होता है? क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर। ठीक है, क्रोमा जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब होता है कलर। देन ग्राफ्स या ग्राफी, इसका मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, तो जो कलर से राइटिंग होती है उसे हम क्रोमेटोग्राफी बोल देते हैं। ठीक है, देन मार्टिन एंड सिंच, ये दो साइंटिस्ट हैं, मार्टिन एंड सिंच। इन्होंने पार्टीशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो 1941 में क्या की थी? स्टैब्लिश की थी या इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, कब की थी आपकी पार्टीशन और पेपर क्रोमेटोग्राफी? 1941 में। किसने की थी? मार्टिन एंड सिंच ने। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना। और गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो इन्होंने ही दो साइंटिस्ट थे, मार्टिन एंड सिंच, इन्होंने ही 1952 में दी थी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उसे हम अलग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेसेस, यहाँ पे जो टू फेसेस जो यूज़ किए जाते हैं वो है आपका एक मोबाइल फेस और एक है स्टेशनरी फेस। ठीक है, मोबाइल फेस जो होता है वो होता है आपका मूविंग फेस जो मूव करता है, और स्टेशनरी फेस जो होता है वो आपका स्टे करता है। ठीक है, क्या करता है? स्टे करता है और मूव नहीं करता है। और मोबाइल फेस मूव करता है, दैट्स वाई मोबाइल फेस में ही हमारा सैंपल भी होता है। ठीक है, और स्टेशनरी फेस पर उस सैंपल का सेपरेशन होता है। ये दो फेसेस यहाँ से आपको याद रखने हैं तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली क्या होता है क्रोमेटोग्राफी में, जैसे मान लो ये एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर में कुछ ड्रग्स है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, इतने सारे ड्रग्स का मिक्सचर है। ठीक है, क्या है? ड्रग्स का क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, यहाँ पे पूरा मिक्स ड्रग्स है। अब मुझे चाहिए, मेरा डिज़ायर्ड जो ड्रग है, मुझे चाहिए कि मुझे ए ड्रग चाहिए। कौन सा ड्रग चाहिए? ए ड्रग। बाकी यहाँ पे तो क्या है, इस बीकर में सारे मिक्स ड्रग्स हैं। तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं इसको कहाँ पे लगाऊंगी? क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट पर लगाऊंगी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट पर लगाऊंगी तो यहाँ पर ये क्या करेगा? ये मुझे मेरा डिज़ायर्ड जो ए ड्रग मुझे चाहिए था वो मुझे सेपरेट आउट करके दे देगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम यहाँ पे सेपरेशन। ओके, देन देखो टाइप्स देख लो इसके क्रोमेटोग्राफी के। अच्छा, उसके पहले डायग्राम में बता देती हूँ क्रोमेटोग्राफी का। देखो ये डायग्राम बेसिक जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसका डायग्राम है ये। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ही ये हमने सेपरेशन कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम अच्छे से अभी समझेंगे। पहले तुम टाइप्स देख लो। देखो टाइप्स में फर्स्ट है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है मोबाइल फेस, इसमें क्या रहेगा आपका? लिक्विड रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, मोबाइल फेस क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा? क्या रहेगा? लिक्विड या गैस रहेगा। ठीक है, और अब्जॉर्ब्ड होगा किसके ऊपर? स्टेशनरी फेस के ऊपर, जो कि सॉलिड रहेगा। ठीक है, स्टेशनरी फेस क्या रहेगा आपका? सॉलिड रहेगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? सेपरेशन होगा डिफरेंट सॉल्यूट का। यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपका एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें आपका मोबाइल फेस लिक्विड और गैस हो सकता है, और जो आपका स्टेशनरी फेस है वो आपका सॉलिड होता है। ठीक है, देन दूसरी बात, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? ये एक थिन फिल्म रहती है।
ठीक है, इसमें आप थिन फिल्म बनाओगे। किसकी थिन फिल्म बनाओगे? एक आपकी स्लाइड जो है इस पर, या सिलिका जेल, एगारोस जेल, बेसिकली सिलिका जेल यूज़ होता है, तो सिलिका जेल की एक थिन लेयर, थिन फिल्म आपने बना ली। देन उसके बाद में लिक्विड स्टेशनरी फेस यहाँ पे यूज़ होगा। कौन सा फेस यूज़ होगा? लिक्विड स्टेशनरी फेस यूज़ होगा। और आप दोनों मोबाइल फेस, जो आपका स्टेशनरी फेस रहेगा वो सॉलिड रहेगा और उसके बीच में सेपरेशन होगा। ठीक है, यहाँ से आपको ये दो बातें याद रखनी कि कौन सा मोबाइल फेस दोनों में, इसमें कौन सा मोबाइल फेस यूज़ होता है, इसमें कौन सा होता है, और दोनों में कौन सा स्टेशनरी फेस यूज़ होता है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। देन उसके बाद में आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है एक प्रिपरेटिव टेक्निक है जिसको हम प्यूरिफाई कंपाउंड करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, प्योरिटी के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। बेस्ड किस पे होती है? पोलरिटी और हाइड्रोफोबिसिटी पे बेस्ड होती है। अब यहाँ पे पोलरिटी और नॉन पोलरिटी क्या होता है? पोलरिटी मतलब होता है वाटर लविंग, क्या होता है? वाटर लविंग। और नॉन पोलरिटी मतलब होता है नॉन वाटर लविंग। ठीक है, कुछ होते हैं वाटर लविंग जिसको हम पोलर बोल देते हैं, और नॉन पोलर होते हैं जो वाटर लविंग नहीं होते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? देन इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी अ मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सेपरेट बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट पार्टीशन बिटवीन अ मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। मैंने अभी बताया कि मोबाइल फेस क्या होता है, एक ऐसा फेस जो मूविंग है। ठीक है, जो कि लिक्विड हो सकता है, गैस या सॉलिड कुछ भी हो सकता है, बट मोबाइल फेस जो होता है वो मूविंग होता है और यहाँ पर लिक्विड फेस यूज़ होता है। ठीक है, देन उसके बाद में स्टेशनरी फेस क्या होता है? स्टेशनरी फेस जो स्टे रहता है वहीं पर, अपनी जगह से हिलता नहीं है, और स्टेशनरी फेस पर जितना अब्जॉर्प्शन वगैरह है यहाँ पर ही पर्टिकुलरली चेंज होता है अपने सॉल्यूट्स जो भी आपने सैंपल रखे उनके बीच में। ठीक है, देन उसके बाद है स्टेशनरी फेस के बारे में क्या दे रखा है? स्टेशनरी फेस जो है सॉलिड रहता है। ठीक है, यही हमने पहले भी पढ़ा। एब्जॉर्ब करता है, सेपरेट करता है, कंपोनेंट को पास करता है थ्रू द हेल्प ऑफ मोबाइल फेस। मोबाइल फेस की हेल्प से क्या करता है? पास आउट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल इन नेचर। केमिकल नेचर उनका कैसा है और उन्हें एब्जॉर्ब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इल्यूशन इन्हीं के बेसिस पे उसका हो जाता है। जैसे मैं फिर से आपको डायग्रामेटिकली बना करके एक बार समझा देती हूँ। देखो, मान लो ये है आपका मोबाइल फेस। ठीक है, ये क्या है? मोबाइल फेस। यहाँ पर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रग्स है आपके। ठीक है, मिक्सचर ऑफ ड्रग्स है, मिक्सचर ऑफ ड्रग्स है। कौन कौन से हैं? मान लो ए है, बी है, सी है। ठीक है, अब यहाँ से जा कर के हमारा आता है स्टेशनरी फेस। ठीक है, ये स्टेशनरी फेस है। ठीक है, अब ये स्टेशनरी फेस किसका बना हुआ है? सिलिका जेल का। किसका बना हुआ है? सिलिका का स्टेशनरी फेस है। ठीक है, और ये स्टेशनरी फेस नॉन मूविंग है। अब ये जितने कंपोनेंट है ना यहाँ पे, ड्रग वगैरह ये सब मोबाइल फेस में, ये सब आके इसमें आएंगे स्टेशनरी फेस में। ठीक है, अब इस स्टेशनरी फेस के अंदर क्या होगा? या तो यहाँ पर आपका केमिकल नेचर की वजह से या आपके पोलरिटी की वजह से जो वाटर लविंग होंगे वो यहाँ पे रुक जाएंगे, नॉन वाटर लविंग जो होंगे वो एल्यूट हो जाएंगे, यहाँ से एल्यूट हो करके बाहर आ जाएंगे। सिंपल, आया समझ में? तो ये होता है आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी का क्या एक बेसिक हमने चीज़ समझी कि किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, देन उसके बाद से समझो कि किस तरीके से यह चीज़ें होती है। मैंने आपको समझा दिया कैसे होती है, बट एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये आपका क्या है? ये आपका पूरा कॉलम क्या है? ये आपका मान लो कॉलम है। ठीक है, अब ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर बीकर में यहाँ पर आपका क्या है? मिक्सचर ऑफ आपका ड्रग या आपका सैंपल, मिक्सचर ऑफ सैंपल मान लेते हैं अपने इसको। ठीक है, मिक्सचर ऑफ क्या है? सैंपल है। ठीक है, अब ये मिक्सचर ऑफ सैंपल को किस में डाल रहे हैं? यहाँ पर कॉलम में डाल रहे हैं। डाल दिया। अब देखो यहाँ पे तीन चीज़ें दिख रही है अपने को, उस तरीके से अपन लेके चलो। जैसे ब्लू मान लो ए है, रेड मान लो बी है, और अपना ग्रीन मान लो सी है। ठीक है, ये तीन कलर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो यही थे इस बीकर के अंदर। ठीक है, अब ये कॉलम के अंदर गए और ये आपके अपनी एफिनिटी के बेसिस पर यहाँ पर सेपरेट आउट हो गए। सेपरेट आउट हो गए यहाँ पर। अब सेपरेट होने के बाद में ये एल्यूट हो जाते हैं, बाहर निकाल लिए जाते हैं। पहले ये ग्रीन कलर निकाल लिया गया, देन ये रेड, देन ये
ब्लू। इससे क्या हुआ, जो मिक्सचर ऑफ कलर्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो गए, मिक्सचर ऑफ ड्रग्स जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो गए और हमने उनको प्योर कर लिया, क्योंकि वो मिक्सचर थे ना, वो इम्प्योर भी हो सकते हैं, इसलिए हमने उनको क्या करा, प्योर कर लिया। ठीक है, तो यही होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, देखो ये इसकी जो रियल इमेज है वो है। ठीक है, देन इसके टाइप्स होते हैं कुछ, गैस क्रोमेटोग्राफी, चिलर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में आपका जो गैस जो रहता है वहाँ पर वो वाला मोबाइल फेस, आपका गैसियस मोबाइल फेस रहेगा। ठीक है, चिलर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में आपका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मतलब लिक्विड मोबाइल फेस रहेगा। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, कैटायन एनायन के बेसिस पे प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पर आपका सेपरेशन होता है। ठीक है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में साइज के बेसिस पर, जिस मॉलिक्यूल का साइज जैसे जिस तरीके से रहेगा, जैसे छोटा होगा तो वो जल्दी एल्यूट हो जाएगा या बड़ा होगा तो वो जल्दी धीरे एल्यूट होगा, उसके बेसिस पर यहाँ पे सेपरेशन होता है। ठीक है, आया समझ में। देन आगे हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, देन हमारा आता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि चार्ज के बेसिस पर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन होता है, क्योंकि है ये भी एक क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्या है, वो एक सेपरेशन टेक्निक ही तो है ना। आयन एक्सचेंज का मतलब क्या है, आयन मतलब क्या, पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, कैटायन एनायन, उसी के बेसिस पर यहाँ पर सेपरेशन होगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, रेजिन इज यूज्ड, यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि रेजिन यूज्ड होता है। ठीक है, कॉन्विलेंटली अटैच्ड एनायन और कैटायंस से अटैच्ड होता है ऑन टू इट। सॉलिड आयंस जो रहते हैं अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्टेड। ठीक है, ऑब्वियसली जो अपोजिट चार्ज है वो अट्रैक्ट होता है किसके थ्रू, यहाँ पे कौन सा फोर्स यूज़ होता है ये याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे यूज़ होता है। मोबाइल जो है वो लिक्विड फेस होता है, रेजिन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, द मॉलिक्यूल सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, चार्ज के बेसिस पर मॉलिक्यूल यहाँ पे सेपरेट होते हैं, एल्यूट होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वेरी आयनिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो सॉल्यूशन है वो वेरी करता है। बाय पासिंग अ सॉल्यूशन थ्रू द कॉलम, हाई सिलेक्टिव सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट चार्ज टेक प्लेस। अब इसका भी मैं आपको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बताती हूँ, एक सेकेंड रुको। हाँ, ये यहाँ पर देखो इसका डायग्राम, ये देखो ये है माइनस, ये है पॉजिटिव। ठीक है, मान लो ये जो ग्रे है वो क्या है, नेगेटिव, और जो आपके ग्रे जो है वो नेगेटिव और ब्लू जो है वो पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है। यहाँ पर हमने मान लिया कि हमने रेजिन को क्या करके बाइंड कर दिया इस पूरी वॉल पर, इधर और इधर सारी पूरी वॉल पर क्या करें, यहाँ पे रेजिन को हमने क्या कर दिया, बाइंड कर दिया है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन बाइंड्स टू द नेगेटिवली चार्ज बेड्स और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन फ्लोज थ्रू द आगे। ठीक है, आगे जो है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो हो गया आगे फ्लो हो जाएंगे, क्योंकि रेजिन पॉजिटिवली चार्ज है तो वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इससे चिपक जाएंगे आकर के। पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव यहाँ पे आकर के उससे क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। आया है यहाँ तक समझ में। और जो पॉजिटिव रहेगा वो क्या हो जाएगा, बाहर की साइड में फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपका इल्यूटेंट है। ठीक है, देन यहाँ पर आपका पंप है, पंप से क्या करोगे आप, सैंपल को इंजेक्ट करोगे। ठीक है, देखो सैंपल इंजेक्ट वायर है यहाँ पे, फिर यहाँ पर सेपरेशन होगा। ये आपका आयन एक्सचेंज जो रेजिन कॉलम है वहाँ पर आपका रेजिन यहाँ पे यूज़ होगा। देन उसके बाद में आप यहाँ पर इसको डाटा प्रोसेसिंग यहाँ पे कर लोगे, इसका रे डायग्राम होता है। ठीक है, देखो रेजिन जो होता है यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन बाइंड टू द नेगेटिवली चार्ज बेड्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये आप मान लो ये जो है ये आपका ये वाला कॉलम है। ठीक है, आयन एक्सचेंज कॉलम है रेजिन वाला। अब यहाँ पर जो इसकी वॉल्स है, यहाँ पर क्या है, पूरा रेजिन है। क्या है यहाँ पर, रेजिन है। ठीक है, इधर भी सेम रेजिन है। ठीक है, दोनों साइड पर यहाँ पर भी रेजिन है। ठीक है, अब ये जो रेजिन की बाइंडिंग है, यहाँ से आपका आया सैंपल अंदर, यहाँ से आया सैंपल। ठीक है, अब सैंपल आया, रेजिन जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है। कौन सा चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है यहाँ पे रेजिन। ठीक है, तो यहाँ पर सैंपल जब आता है तब यहाँ पे दो चीज़ आई, एक तो आया क्या, पॉजिटिव आया एक,
और एक क्या आया, एक नेगेटिव आया। तो जो नेगेटिव नेगेटिव है वो एक दूसरे को रेप्लिकेट करेगा, तो नेगेटिव इससे बाइंड नहीं करेगा और पॉजिटिव इसके पास आकर इससे बाइंड कर जाएगा। तो जितने पॉजिटिव चार्ज वाले हैं ना वो यहाँ पर क्या कर जाएंगे, अपना एक बॉन्ड बना लेंगे रेजिन के साथ में, मतलब वो इल्यूट नहीं होंगे। और जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो नीचे जा कर के यहाँ से बाहर निकल के दूसरी जगह पर एल्यूट कर दिए जाएंगे, एल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा सेपरेशन आयंस के बेसिस पर। यहाँ आगे होगा, आई होप समझ में आप लोगों को। ठीक है, देन मॉलिक्यूलर एग्जीक्यूशन क्रोमेटोग्राफी। क्या होती है मॉलिक्यूलर एग्जीक्यूशन क्रोमेटोग्राफी? यहाँ पर मैंने रेड जो लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, देखो इसको क्या क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर एग्जीक्यूशन क्रोमेटोग्राफी, MSC भी बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी, ऑल्सो ऑफन कॉल्ड जेल परमिएबल क्रोमेटोग्राफी, जेल एग्जीक्यूशन क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन और सिंपल जेल क्रोमेटोग्राफी। ये इतने सारे इसके नाम हैं और ये सारे नाम IMP है क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। देन उसके बाद क्या लिखा है, इज़ अ फॉर्म ऑफ अ partition chromatography where molecules are separated according to their effective size। यहाँ पर क्या होता है, साइज के बेसिस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सेपरेशन होता है। सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स विद द डिफाइंड प्रोसेसाइड्स। देखो इसका आपको डायग्राम में बता देती हूँ। हाँ, ये देखो साइज के बेसिस पर क्या होता है, यहाँ पर आपका सेपरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, मैट्रिक्स लार्ज सॉल्यूट मॉलिक्यूल और स्मॉल सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी लार्ज सॉल्यूट, यहाँ पर देखो पहले मिक्सचर था, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट था, फिर धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, देन फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, देखो बड़े बड़े ऊपर ऊपर रहने लग गए, छोटे छोटे यहाँ पे बीच में आ गए, वो मीडियम मीडियम यहाँ पे नीचे आ गए। उसके बेसिस पर, साइज़ के बेसिस पर यहाँ पर क्या होगा, सेपरेशन होने लग जाएगा। जैसे 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 मान लो ये मीडियम मीडियम सब साथ में यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ से बाहर उनको एक अलग से बॉक्स में, एक अलग बीकर में या एक अलग मशीन में यहाँ पर उसको निकाल लिया जाएगा। ये इतने निकल गए, देन उसके बाद में फिर ये यहाँ पर ये जितने स्मॉल स्मॉल है ये नीचे आ जाएंगे, फिर इनको अलग कर लिया जाएगा, फिर ये जितने लार्ज लार्ज है ये सब अलग कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पे साइज़ के बेसिस पर क्या होता है, अलग अलग जो साइज़ के बेसिस है उस पर पार्टिकल साइज जितने हैं अलग अलग, और जो मॉलिक्यूल्स है उनको अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इन अ प्लानर क्रोमेटोग्राफी सिमिलर टू द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एकदम सिमिलर होती है किससे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी से। इन द सेम मैकेनिज्म, सेम मैकेनिज्म होता है कॉलम जैसा ही इसमें प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में भी। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर यूज्ड फॉर सेपरेशन, ये याद रखना, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन जो मॉलिक्यूल्स होता है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, जिसके बाद में यहाँ पर सेपरेशन होता है। एग्जाम्पल, एब्जॉर्प्शन होता है, आयन एक्सचेंज हो सकता है जो हम पढ़ चुके हैं पहले वही सब चीज़ें, पार्टीशन इन नॉर्मल एंड रिजर्व फेज सिस्टम ये होता है। रिजर्व फेज जो होता है HPLC में मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगे ना। However, adsorption still plays dominant role in context of the column chromatography। ठीक है, यहाँ पर ये जितनी टेक्निक्स हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में पढ़ते हैं वही सारी चीज़ें होती हैं। स्टेशनरी फेज जो रहता है प्रेजेंट होता है प्लेन में। ठीक है, इसलिए अपन इसको प्लेनर क्रोमेटोग्राफी बोल देते हैं। एक प्लेन में प्रेजेंट होता है आपका स्टेशनरी फेज जो कि पेपर भी हो सकता है। ठीक है, इनसाइड अ ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर, एक ट्यूब के अंदर क्या रहता है, एक ट्यूब है उसके अंदर आपका स्टेशनरी फेज प्रेजेंट रहता है और वो क्या होता है, एक पेपर होता है। ठीक है, इसलिए इसको अपन प्लेनर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ओके, क्लियर। देन नेक्स्ट है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है, द प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इज यूजिंग कैपिलरी एक्शंस। कैपिलरी एक्शन जिन लोगों को नहीं पता हो मैं बता देती हूँ कैपिलरी एक्शन क्या होता है। अगर हम जैसे किशमिश होती है, ठीक है, तो उस किशमिश को या मोनेको को हम क्या करते हैं, पानी में, पानी के बाउल में अगर ओवरनाइट सोक करके रख दे तो वो क्या होगा, सुबह उठकर अगर आप उसको देखोगे तो वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है। इसी टाइप से अगर आप एक चॉक के टुकड़े को, चॉक जो आती है ना लिखने वाली, उस चॉक का एक टुकड़ा जो है आप अगर किसी स्याही में, ठीक है, इंक में, किसी इंक में क्या करोगे, डिप करोगे तो वो क्या करेगा, इंक अब्जॉर्ब करने लग जाएगी, वो चॉक ब्लू हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन।
ठीक है। तो वो कैपिलरी एक्शन सेम होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, ये याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पुल द सॉल्यूट थ्रू द पेपर एंड सेपरेट आउट द सॉल्यूट अकॉर्डिंग टू देयर पोलरिटी। पोलरिटी के बेसिस पे होता है। पोलरिटी नॉन पोलरिटी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, इट मीन्स पोलरिटी नॉन पोलरिटी। ठीक है। हाइड्रोफोबिक भी वही है और हाइड्रोफोबिक भी वही। देखो, पोलर मतलब होता है वाटर लविंग, नॉन पोलर मतलब होता है वाटर हेटिंग, जो वाटर को लव नहीं करते हैं वो। ठीक है। देन हाइड्रोफोबिक मतलब होता है हेटेरोफोबिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब होता है वाटर लविंग और हेटेरोफोबिक मतलब होता है नॉन वाटर लविंग। ठीक है, आया समझ में। देन इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रिक्वायर्स ओनली स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। आपको जो भी आपका सैंपल है उसका क्या चाहिए रहेगा, स्मॉल वॉल्यूम चाहिए रहेगा। ठीक है। कॉमन सॉल्वेंट इंक्लूडिंग, क्या क्या कॉमन सॉल्वेंट होते हैं यहाँ पर, वाटर हो सकता है, इथेनॉल, मिक्सचर ऑफ वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये सारे आपके ये कॉमन सॉल्वेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है, IMP है यहाँ पे ये। ठीक है। देन उसके बाद आती है RF वैल्यू। RF वैल्यू इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। RF वैल्यू क्या होती है, रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं। RF वैल्यू का फुल फॉर्म क्या है, रिटेंशन फैक्टर। ठीक है। इट इज़ अ रेशो यूज टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस अ कंपोनेंट इन अ मिक्सचर ट्रेवल इन अ रिलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ द सॉल्वेंट ट्रेवल। मतलब जितना जो सॉल्वेंट आपका ट्रेवल करेगा, जितना डिस्टेंस वो कैरी करेगा, उसको उसका क्या बोल देंगे हम, RF पॉइंट, RF वैल्यू या रिटेंशन फैक्टर बोल देंगे। देखो मैं डायग्राम के थ्रू आपको और अच्छे से बता पाऊंगी ये चीज़। एक बार बता देती हूँ डायग्राम के थ्रू। देखो ये है पेपर। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिस पर हमें सैंपल रखना है। ठीक है। देन उसके बाद में एक पॉइंट पर स्मॉल साइज में सैंपल हम यहाँ पे रख देते हैं। देन इसको कहाँ डाल देते हैं हम, हमारा जो कॉलम है उसके अंदर डाल देते हैं। कॉलम में यहाँ नीचे जो है वो सॉल्वेंट रहते हैं। मैंने अभी बताया सॉल्वेंट क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है। ठीक है। प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकते हैं या प्लस इथेनॉल यहाँ पर यूज़ में आ सकता है। ठीक है, ये याद रखना है। ये सॉल्वेंट है हमारे। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या डाला है, सैंपल डाला है। सैंपल क्या है, सैंपल में हमारा बहुत सारा मिक्सचर है। सैंपल क्या है, मिक्सचर है। ड्रग्स का मिक्सचर हो गया, इंक का हो गया, सेपरेट सेपरेट चीज़ों का मिक्सचर है यहाँ पर। अब ये सैंपल हमने रखा हुआ है, ये धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन जैसे जैसे होगा, ये जो सॉल्वेंट है ये पेपर पर ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ ये सॉल्वेंट मूव करेगा, वैसे वैसे जो आपका सैंपल है वो भी यहाँ से मूव करेगा और अपनी पोलरिटी के बेसिस पर अलग हो जाएगा। जो ज़्यादा वाटर लविंग होंगे वो नीचे ही रह जाएंगे और जो नॉन वाटर लविंग होंगे वो धीरे धीरे ऊपर चलते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। देखो जैसे ये सैंपल था और यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में सेपरेट आउट हो गया है। आया समझ में। अब जो सैंपल जहाँ पर हुआ, जैसे यहाँ पर क्या होता है, मार्किंग होती है 1 2 3 ऐसी मार्किंग है यहाँ पे। ठीक है। तो जो सैंपल जहाँ पर सेपरेट आउट हुआ, एक मिनट फिर से बता देती हूँ। देखो यहाँ पर जैसे मार्किंग है 1 2 3 ऐसे बहुत सारी होती है। तो यहाँ पर जैसे सैंपल ये रेड कलर वाला मान लो ये 1 पर हुआ मार्क, तो इसका RF पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये ऑरेंज वाला 2 पे हुआ तो इसका RF पॉइंट क्या हो जाएगा, RF फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस टाइप से RF फैक्टर हमें पता चलती हैं। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आप लोगों को बताया कि RF कैसे अपन मेजर करते हैं। आगे समझ में। उसके पहले देख लेते क्या था, हमारा टाइप्स थे। देखो टाइप्स भी होते हैं इसके। ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी की कौन कौन से होते हैं, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी और रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है वो और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले असेंडिंग मतलब ऊपर की साइड जाना, डिसेंडिंग मतलब नीचे की साइड जाना। ठीक है। तो डायग्राम से समझो, एक मिनट। जब हम सैंपल को यहाँ नीचे की साइड रखेंगे, एक सेकेंड, जब हम सैंपल को कहाँ रखेंगे, यहाँ नीचे की साइड रखेंगे तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो इसको कौन सी क्रोमेटोग्राफी बोल दोगे आप, असेंडिंग। ठीक है। कौन सी बोल दोगे, असेंडिंग। ठीक है। जब हम सैंपल को कहाँ पर रखेंगे, इस साइड पर, ऊपर के साइड पर रखेंगे। ठीक है। और वो नीचे की साइड पर मूव करवाएंगे तो यहाँ पर कौन सी सैंपल यहाँ पे आएगा, तो कौन सी क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। आगे समझ में। तब यहाँ पर जो ये सॉल्वेंट है वो यहाँ पर ऊपर की साइड पे आएगा। आगे समझ में। देन असेंडिंग डिसेंडिंग आ गई। देन उसके बाद क्या होती है, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग मतलब दोनों। ठीक है, बोथ। जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने सैंपल रखा हुआ है ना, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पर भी हम सैंपल रखेंगे वो नीचे की तरफ भी
मूव करेगा, दोनों साइड मूव करेंगे, यहाँ भी सॉल्वेंट होगा और यहाँ भी सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग बोथ क्रोमेटोग्राफीज यहाँ पे आ गई। ठीक है, देन उसके बाद में आती है हमारी 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी कौन सी होती है, एक सेकेंड रुको। देखो 2 डायमेंशनल मतलब क्या, दोनों तरफ से जो आ रही हो, या तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग बोथ हो जाएगी, तो ये भी 2 डायमेंशनल 2D हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर भी जाएगा सैंपल और नीचे भी आएगा सैंपल। या तो फिर यहाँ से जो हमारा सैंपल है एक यहाँ पे रख देंगे हम और एक यहाँ पर सैंपल रख देंगे, तो वो इस साइड भी मूव करेगा और इस साइड भी मूविंग होगी, तो इसको भी हम बोल देंगे 2D क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। देन लास्ट है हमारी रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना सा मतलब है कि यहाँ पर एक जो पेपर है वो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बीच में एक धागा बंधा हुआ रहता है जो कि ऊपर की तरफ हैंग करते हैं हम, और उसको अपन कहाँ पे रख देते हैं, अपना जो बीकर विकर जो भी है आपका उसमें रख दिया। यहाँ पे हम सॉल्वेंट डाल देते हैं, यहाँ पर इसके बीच में, इस रेडियल के बीच में यहाँ पर हमने रख दिया सैंपल। ठीक है, बीच में हम सैंपल रख देते हैं और उसको इसके ऊपर रख देते हैं और उसके बाद में वो मूव करता है, इसी के ऊपर गोला बन जाएगा, इसको मूव करेगा तो। ठीक है, देखो फिर से मैं एक बार बताती हूँ। ये जो है आपका पेपर है, ठीक है, इसको हमने एक नॉट से हैंग कर दिया। यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर है आपका सॉल्वेंट, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट भरा हुआ है। ठीक है, अब ये जो सॉल्वेंट भरा हुआ है ये यहाँ पर हमने रख दिया सैंपल इतना। ठीक है, अब ये जैसे जैसे कैपिलरी रिएक्शन होगा पेपर तक जाएगा, तो पेपर पर कैसे बनेंगे आपके, अलग अलग कैसे होगा, आपका जो सैंपल है वो इस तरीके से रेडिकल फॉर्म में अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको बोल देते हैं रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। आगे देख लेते हैं, अगर मैंने डायग्राम लगाया हुआ तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये आपका नॉर्मल जो अपना पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं उसका एक रियल इमेज है। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड इमेज। देन उसके बाद ये आपका है हॉरिजॉन्टल क्रोमेटोग्राफी, एक और होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पर दो मतलब स्लाइड्स दो रख दी हैं और बीच में पेपर यहाँ से यहाँ तक लगा दिए हैं और यहाँ पर सैंपल जो है दोनों साइड रख दिए, तो इसको और बीच में आपका जो सॉल्वेंट आएगा वो नीचे इसके सॉल्वेंट आ जाएगा, तो इसको बोल दिया हमने हॉरिजॉन्टल क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, यहाँ तक आ गया ना समझ में। देन नेक्स्ट है आपका HPLC, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्या होता है पढ़ लेते हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC इज द एनालिटिकल टेक्निक, ये एक एनालिटिकल टेक्निक है used to identify the component in a mixture and separate mixture of very similar component। यहाँ पे क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को हम सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स टेक्निक यूज टू सेपरेट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट और कंपोनेंट टू मिक्सचर यूजिंग अ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे हम इसको पुश करते हैं, हाई प्रेशराइज करते हैं, इसलिए हम इसको हाई प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन टेक्निक आइडेंटिफाई, इसको आइडेंटिफाई करने में, क्वांटिफाई सेपरेट करने में हम यूज़ करते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा पर्टिकुलर कंपोनेंट है, क्वांटिफाई करने में कितनी क्वांटिटी में है, और सेपरेट आउट करने के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ये जो रेड में जितना है सब कुछ अच्छे से ध्यान में रखने वाली बात है। सॉल्वेंट विथ लो यूवी, ठीक है, जिसका सॉल्वेंट जो होता है जो लो यूवी रेज जो रखता हो वो, यूवी विजिबल रेज जो रखता हो वो, सच मेथनॉल, जैसे मेथनॉल हो गया, एसीटोनाइट्राइल हो गया, हेक्सेन हो गया, एंड THF हो गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो गया। ठीक है, ये हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, एज अ मोबाइल फेस हम यूज़ करते हैं। कहाँ पर यूज़ करेंगे हम, अपने HPLC में। कहाँ पर, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जिसका यूवी जो है लो रहे, बहुत लो हो, जैसे मेथनॉल, एसीटोनाइट्राइल, हेक्सेन और आपका THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, फिर देन सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग एन HPLC एक्सपेरिमेंट अ हाई प्रेशर पंप टेक द मोबाइल फेस फ्रॉम अ रिजर्वायर थ्रू द इंजेक्टर। देन इंजेक्टर जो है उसके बाद में एक हाई प्रेशर पंप लगा हुआ होता है जो कि प्रेशराइज करने का काम करता है, तभी तो हम इसको बोल देते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, देन इट देन ट्रेवल थ्रू द रिवर्स फेस,
दो फेस की होती है, एक होती है नॉर्मल फेस HPLC, एक होती है रिवर्स फेस HPLC, ठीक है। तो जो नॉर्मल फेस होती है वो नॉर्मल होती है और रिवर्स वाली हम रिवर्सली उसको फेस करवाते हैं। मैं आपको समझाती हूँ आगे कैसे। तो जो रिवर्स फेस होती है उसमें हम सिलिका C18 जो होती है उसका पैक्ड कॉलम का रखते हैं, ठीक है। सिलिका तो पता ही है। देन उसका जो C18 वाली चेन है जिसमें कार्बन जो है वो 18 मॉलिक्यूल चेन का है, उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फाइनली द मोबाइल फेस मूव इनटू द डिटेक्टर। देन उसके बाद में जो आगे जा कर के मोबाइल फेस डिटेक्टर के पास में जाता है और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है कि आपका क्या रहेगा, मतलब क्या आपका वेवलेंथ है, ये सारी चीज़ें मेजर कर लेता है, ठीक है। देखो HPLC का मैं आपको सब अब यहाँ पर अच्छे से समझा देती हूँ कि रिवर्स फेस क्या होता है, नॉर्मल फेस क्या क्या होता है। हाँ, वाइडली एप्लीकेशन अगर आप सुनना चाहो तो एप्लीकेशन जो होती है, देखो हम इसमें एनालिसिस ऑफ ड्रग्स कर सकते हैं, पॉइजन कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स, एनालिसिस ऑफ पॉल्यूटेंट इन एनवायरमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग इन अ बायोलॉजिकल मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्योरिटी और क्वान्टिफाई के लिए भी यूज़ होता है, कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, वाटर प्यूरिफाइंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और प्री कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एविडेंसेस के लिए यूज़ होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है इन सभी के लिए ये चीज़ें यूज़ होती है, बेस्ड ऑन हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। आया समझ में। देन अब हम यहाँ अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्वेंट की, ठीक है। तो सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, जनरली यहाँ पे सॉल्वेंट जो होता है आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। हीलियम और नाइट्रोजन गैस का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट? हीलियम और नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। याद रखना, ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टाइप ऑफ HPLC है। अगर नॉर्मल फेस HPLC नॉर्मल फेस है तो उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज़ होगा, और अगर रिवर्स फेस HPLC है तो उसमें मिक्सचर ऑफ पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज़ होगा। जनरली जो है वो हीलियम और नाइट्रोजन गैस का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे समझ में। देन उसके बाद आता है हमारा पंप, ठीक है। क्या आता है? पंप। तो पंप जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, यूजुअली 1000 से लेकर के 2000 PSI का पर स्क्वायर पर इंच का पंप जो है यूज़ किया जाता है। कितने से कितने तक? 1000 से 2000 PSI पर स्क्वायर पर इंच का पंप यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के पंप होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट जेल प्रेशर पंप, फिनोमेटिक इंटरफेरिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, सिरिंज पंप और मैकेनिकल पंप। बहुत सारे पंप होते हैं जिसमें से मेनली जो यूज़ किए जाते हैं वो है न्यूमेटिक पंप और मैकेनिकल पंप। कौन से हैं? न्यूमेटिक पंप और मैकेनिकल पंप का हम यूज़ करते हैं। आया समझ में। देन उसके बाद में आता है आपका इंजेक्टर। तो इंजेक्टर जो है उसमें मैनुअल इंजेक्टर होते हैं और फुल्ली ऑटोमेटिक इंजेक्टर होते हैं। तो बेसिकली हम ऑटोमेटिक इंजेक्टर का ही यूज़ करते हैं, जो कि कितना इंजेक्ट करते हैं? 0.1 से लेकर 100 ml तक का आपका जो सैंपल रहता है उसको यहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब इस पंप के थ्रू क्या किया जाता है? उस सैंपल को प्रेशराइज कर दिया जाता है, प्रेशर दे करके कहाँ भेज दिया जाता है? आपका जो कॉलम रहता है उसमें भेज दिया जाता है, ठीक है। अब कॉलम में ही दो चीज़ें होगी, या तो रिवर्स होगी या आपका नॉर्मल होगा। देखो मैं बताती हूँ। जो कॉलम रहता है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है, ठीक है। ये जो पूरा कॉलम है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है, ठीक है। आया समझ में। ये किसका बना रहता है? स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है, ठीक है। सिलिका का हम यूज़ करते हैं बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। जो मोस्ट पॉपुलर मटेरियल है वो ऑक्टाडिसाइल सिलिका ODS है, लिख लो। ऑक्टाडिसाइल सिलिका ODS जो है वो है आपका C18 कोटिंग, ठीक है। C18 को ही ODS बोल देते हैं हम, ऑक्टाडिसाइल सिलिका बोल देते हैं। आगे मैंने लिखा भी हुआ है, मैं पॉइंट आउट करवा दूंगी, ठीक है। उसका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ ब्यूटा मटेरियल्स का भी यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे C1 C2 C4 C6 और C8 एंड C22 कोटिंग जो होती है उनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अदर टाइप जो होते हैं इसके ज़ीरोकोनिया और मोनोलिथिकल कॉलम का भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉलम जो रहता है उसका टेम्परेचर जो रहता है वो डिपेंड करता है सेपरेशन पर, बेसिकली 50 to 80 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। जो गार्ड कॉलम होता है इसके पहले इस नॉर्मल
कॉलम के पहले, इस एनालिटिक कॉलम के पहले, इसको क्या बोलेंगे हम? एनालिटिक कॉलम बोलेंगे। ठीक है, एनालिटिक कॉलम हम इसको क्यों बोलेंगे? बिकॉज ये जो कॉलम है यहाँ पर मेन सेपरेशन होता है, इसके पहले एक और कॉलम यहाँ पे होता है जिसको हम बोल देते हैं गार्ड कॉलम। कौन सा कॉलम बोलते हैं? गार्ड कॉलम, जो कि क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? एनालिटिकल कॉलम को प्रोटेक्ट करता है गार्ड कॉलम। और गार्ड कॉलम जो रहता है वो क्या रहता है? ये कुछ ड्रग के पैकेट्स होते हैं या स्लरी होती है जो कि यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है कि एनालिटिक कॉलम जो है उसको ज़्यादा हार्म ना हो यहाँ पर। ठीक है, आया समझ में? और फिर उसके बाद में आपका देखो यहाँ पर आ जाता है आपका डिटेक्टर। डिटेक्टर के लिए हम बेसिकली जो है फोटोवोल्टिक सेल्स का यूज़ करते हैं, और भी डिटेक्टर यूज़ करते हैं, मैं आगे बताती हूँ आपको। देन उसके बाद में यहाँ पर आपका आ जाएगा ग्राफ जो बन जाएगा, क्रोमेटोग्राम जो बन जाएगा वो ग्राफ आ जाएगा, आपका वेवलेंथ पता चलेगी। और यहाँ पर आपका आ जाएगा वेस्ट, जितना वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पर आपका निकल करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसके आगे आपको बता देती हूँ कि रिवर्स फेस HPLC और नॉर्मल फेस HPLC में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो आपका नॉर्मल फेस HPLC होती है उसमें वाटर सेंसिटिव कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो वाटर सेंसिटिव होते हैं उनका हम कॉलम में यूज़ करते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए आपके? जिनोमेटिक आइसोमर्स हो गए, काइटोन्स हो गए, आइसोमर्स हो गए, चिलर कंपोनेंट्स हो गए, इन सब का हम यूज़ करेंगे। जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे, जैसे हेक्सेन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में कॉलम का जो डायमीटर रहेगा वो 4.6 mm स्मॉलर रहेगा, और जो लेंथ रहेगी वो 150 से 250 रहेगी। यहाँ पर जो कॉलम की रेंज रहेगी वो 150 से कितनी रहेगी? 250 के बीच में रहेगी। ठीक है, कॉलम की लेंथ रहेगी जो mm। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो हम रिवर्स फेस की बात करें तो रिवर्स फेस में क्या रहेगा? C18 सिलिका वाला जो हम कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, C18 वाला या ODS ऑक्सीडाइल डिसिका सिलिकेट, इसका यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पर जो आपका नॉन पोलर आयनाइजेबल जो आयनिक सैंपल है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे हम मिक्सचर ऑफ वाटर, अल्कोहल और मेथनॉल का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, पोलर सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं रिवर्स फेस HPLC में। ठीक है, रिवर्स फेस में हम किसका यूज़ करते हैं? वाटर, अल्कोहल और मेथनॉल का यूज़ करेंगे। ठीक है, और नॉन पोलर में हम किसका यूज़ करेंगे? सॉल्वेंट जो रहेगा वहाँ पर वो बेसिकली हेक्सेन रहेगा, और जो आपका HPLC में जो कंपोनेंट्स होंगे वो रहेगा जियोमेट्रिक आइसोमर्स, काइटम्स, आइसोमर्स, चिलर कंपोनेंट्स, ये सारे रहेंगे। आया यहाँ तक समझ में? नॉर्मल सिलिका का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पर जो सिलिका वो अपने HPLC है वो रिवर्स फेस हो जाती है और नॉर्मल फेस हो जाती है। ठीक है, देखो टाइप्स में मैंने बता दिया है। फर्स्ट होता है नॉर्मल फेस। दिस इज मेथड सेपरेट एनालाइट बेस्ड ऑन देयर एक्सट्रीम नेचर, जिस नेचर के बेस पर एक्सचेंज करवा देती है। देन रिवर्स फेस, द स्टेशनरी स्टेज इज हाइड्रोफोबिक। जो स्टेशनरी कॉलम रहेगा, मतलब जो आपका कॉलम रहेगा मेन जहाँ पे सिलिका होगा, सिलिका C18, सिलिका जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग होता है, इसलिए उसको मॉडिफाई करके C18 बना दिया जाता है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, मतलब नॉन वाटर लविंग बना दिया जाता है सिलिका को। यहाँ पर उस सिलिका का यूज़ किया जाता है जो नॉन वाटर लविंग होती है, और उसके बाद में यहाँ पर पोलर लिक्विड को डाला जाता है। उसके बाद में इसका क्या करवा दिया जाता है? सेपरेशन यहाँ पे करा दिया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने बताया, वाटर, मेथनॉल और एसीटोनाइट्रिल मिक्सचर जो होता है उनका यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह हम वाटर, अल्कोहल और मेथनॉल का भी यूज़ यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आती है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, इसी का टाइप है HPLC का, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। देन उसके बाद आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, ये सब इसी के टाइप्स हैं, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन डिटेक्टर्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से डिटेक्टर यूज़ होते हैं? UV विजिबल, ठीक है, फ्लोरोसेंस, मास स्पेक्ट्रोमीट्री, चार्ड एरोसल, इवोपरेट लाइट स्कैटरिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। इनके शॉर्ट फॉर्म भी याद करना अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या आ जाता है, जैसे शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा कि RID डिटेक्टर जो है वो यूज़ होता है या नहीं होता है, फिर चार्ज एरोसोल CA डिटेक्टर यूज़ होता है कि नहीं होता है, ये ऐसी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो डिटेक्टर्स अच्छे से पढ़ लेना यहाँ पे, इसलिए मैंने रेड लाइन से उसको लिख दिया है। देन कुछ डेफिनेशंस हैं जो इसमें पूछी जा सकती हैं। सबसे फर्स्ट है रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम क्या होता है? इज द टाइम दैट अ सॉल्यूट स्पेंड in a column, or it can be defined as a time spent in the stationary and mobile phase.
The longer retention time depends on the interaction of the analyte and the stationary phase. The stronger than the interaction of the more interaction time. देखो retention time मतलब कि जो कॉलम है, कॉलम जो है क्रोमेटोग्राफी का, वो वहाँ पर जितना आपका सॉल्यूट जो आपका सैंपल है वो कितनी देर स्टे किया और कितनी देर बाद इल्यूट हो गया, जितनी देर ज़्यादा स्टे करेगा उसको उसका रिटेंशन टाइम बोल दिया जाएगा, मतलब उसका इंटरेक्शन उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर सिलिका C18 है, ठीक है, तो सिलिका C18 से जिसका इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा होगा वो यहीं पर ज़्यादा टाइम तक रुकेगा, और जिसका इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सिंपल, उसको हम उसका रिटेंशन टाइम बोल देते हैं। ठीक है, देन है क्रोमेटोग्राम। जब हम डायग्राम में देखो, जब हम पूरा क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस हो जाती है, फिर यहाँ पर जो आपका पीसी में जो बनता है ना, ये बार जो बनता है एक, उसको हम क्या बोल देते हैं, इसको आपका क्या बोल देते हैं, क्रोमेटोग्राम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रोमेटोग्राम बोल देते हैं। देखो, क्रोमेटोग्राम इज द ट्रेस जनरेटेड by the detector signal and requires carefully control flow rate of the carrier gas mobile phase। देखो कैसा होता है ये आपका, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये इस टाइप से आपका क्रोमेटोग्राम आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट ऑफ पीक जो है वो, और आपका जो है एरिया ऑफ पीक, इस दो चीज़ों पर अपन डिटर्मिनेशन करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए लिख लो। एक तो हाइट ऑफ पीक कितना है और एरिया ऑफ पीक जो है वो कितना है, इसके बेस पर अपन सैंपल को क्या करते हैं, जज करते हैं। ठीक है, जज करने के लिए क्रोमेटोग्राम देखा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है C18। ये मैंने जो बताया सिलिका C18 को क्या क्या बोल देते हैं, तो ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ऑक्टाडिसाइल एल्कलाइल सब्स्टिट्यूएंट ODS। ठीक है, ये बोलते हैं विच इज़ अ स्ट्रेट 18 लॉन्ग फुली सेचुरेटेड कार्बन चेन। मैंने ये बताया C18 का मतलब क्या है, 18 फुली सेचुरेटेड कार्बन की एक चेन है, फंक्शनलाइज करती है टू द सिलिका जेल। सिलिका जेल को मॉडिफाई करके बनाया जाता है, जो कि ऑक्टाडिसाइल सिलिका बोलते थे हम, इसको क्या बोलते हैं, ODS। क्या बोलते हैं, ODS, ऑक्टाडिसाइल सिलिका। ठीक है, एंड कॉमनली रिफर टू एज द ODS। ठीक है, C18 एग्जिबिट द टिपिकल फीचर ऑफ दिस एल्कलाइल ग्रुप। नॉन पोलर होती है, मतलब नॉन वाटर लविंग होती है, एल्कलाइल ग्रुप की होती है, आयनिकली इंटर्न इन अ मोस्ट कॉमन कंडीशन। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ से। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या होती है TLC? बेसिकली TLC जो है वो नॉन वॉलेटाइल मिक्सचर के लिए यूज़ करने वाली टेक्निक है। ठीक है, कौन सी टेक्निक है, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट, नॉन वॉलेटाइल ड्रग्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो टेक्निक हम करते हैं। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है जो जल्दी वेपराइज्ड नहीं होते, उन ड्रग्स के लिए हम इसे TLC को यूज़ किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, TLC का फुल फॉर्म है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देख लेते हैं क्या है। TLC इज बेस्ड ऑन द classical chromatography principle where some mixture component are separate between a fixed stationary phase। एक fixed stationary phase होता है, वही moving आपका liquid mobile phase होता है, और different किसके बेसिस पर डिफ्रेंशिएट होता है, एफिनिटीज़ के बेसिस पर होता है। ठीक है, बिटवीन अ टू फेसेस, मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस, और एफिनिटी के बेसिस पे होता है, मतलब जो जिससे जितना अफेक्टेड होता है, प्यार करता है, वो वहीं पर रुक जाता है। एफिनिटी मतलब होता है प्यार, प्रेम। ठीक है, द सरफेस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड कंपोनेंट स्ट्रक्चर इज पोलर ड्यू टू इस SiOH बॉन्ड। ये बॉन्ड से याद रख लेना यहाँ पर आपका। ठीक है, ड्यू टू द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन बॉन्डिंग अदर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये भी याद रख लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय द सिलिका जेल लेयर की, इसलिए ही तो क्या होता है, सिलिका जेल की जो लेयर होती है उस पर जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, देखो मैं इसका आपको डायग्रामेटिकली चीज़ें बता देती हूँ। ये आपकी थिन लेयर, एक आपने क्या लिया, एक स्लाइड है, उस पर आपने क्या करी, सिलिका की क्या लगा दी, एक लेयर लगा दी। ठीक है, सिलिका की एक लेयर, पतली लेयर आपने फॉर्म कर दी। प्लेट जो है सिलिका जेल की आप लैब में भी बना सकते हो, या स्लरी जो होते हैं सिलिका की लगा करके आप लैब में मॉडिफाई करके बना सकते हो, नहीं तो ये मार्केट में भी आपको परचेस कर सकते हो, वहाँ से बनी बनाई मिल जाएगी। ठीक है,
बना लिया आपने। फिर उसके बाद में क्या करोगे, उसको आप सॉल्वेंट के बॉक्स में रख दोगे, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने किया था, ठीक है। उसके बेस पर ये एफिनिटी के बेसिस पर ये यहाँ पे अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। ये है आपका ये आपका देखो सॉल्वेंट यहाँ पर हमने रख दिया है। यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, सैंपल डाल दिए है। अब ये सैंपल जो है वो सेपरेट आउट हो गया है, ठीक है। देखो कौन कौन से टाइप्स की होती है, वन डायमेंशनल होती है। वन डायमेंशनल यूजफुल फॉर अ सिंपल मिक्सचर, वन डायमेंशनल जो सिंपल मिक्सचर है उनके लिए यूजफुल हो जाती है। टू डायमेंशनल जो होती है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए होती है। टू डायमेंशनल मतलब आप यहाँ पर भी सैंपल रख दो, यहाँ पर भी सैंपल रख दो, इधर भी मूव होगा, इधर भी मूव होगा, ठीक है। या तो फिर आप यहाँ पर सैंपल रख लो और यहाँ पर सैंपल रख लो, तो वो इधर मूव होगा और इधर भी मूव होगा, ठीक है। देन वन डायमेंशनल मतलब यहीं पर रखो एक जगह सैंपल आप, ठीक है। देन उसके बाद में हाई परफॉर्मेंस थिनर क्रोमेटोग्राफी HPTLC भी होती है, जो कि नॉन पोलर कंपोनेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो TLC के बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या होता है बेसिकली TLC में, हम इसमें किस किस चीज़ का सेपरेशन कर सकते हैं, एक सेकेंड। देखो किस किस चीज़ का आप सेपरेशन यहाँ पे कर सकते हो। आप नॉन वॉलेटाइल मिक्सचर जितने होते हैं उनका सेपरेशन कर सकते हो, ठीक है। सेपरेशन ऑफ लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, शुगर, इन सब का सेपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और जो TLC है वो एनालॉग है पेपर क्रोमेटोग्राफी का, पेपर क्रोमेटोग्राफी का एनालॉग बोल दो TLC का, ठीक है। जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक TLC प्लेट को लेते हैं, ग्लास की स्लाइड होती है, ठीक है। उसके ऊपर हम सिलिका जेल, जिप्सम, एल्यूमिनियम सेल्यूलोज पाउडर, PA, इन सबको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एगारोस जेल भी यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, SDS पेज क्रोमेटोग्राफी जो होती है उसमें भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन करना रहेगा आपको, तो क्या करोगे, पेस्ट आप बनाओगे और आप जो स्लाइड है उसके ऊपर उसको क्या कर दोगे, पेस्ट को लगा दोगे। देन सॉल्वेंट सिस्टम अगर आपको मोबाइल फेस के लिए बनाना है, जो कि नॉन पोलर के लिए बनाना है, ठीक है। तो नॉन पोलर के लिए आप क्या क्या यूज़ करोगे, लिपिड्स का यूज़ कर सकते हो, पेट्रोलियम ईथर का यूज़ कर सकते हो, और आपका इथाइलिन ईथर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किस किस का यूज़ करोगे आप, देखो लिपिड का प्लस आपका पेट्रोलियम ईथर का, देन उसके बाद में आपका क्या, इथाइल ईथर का यूज़ कर सकते हो। और इसका रेशो आपको क्या रखना होगा, इसका रेशो आपको रखना होगा 9:10:1, ठीक है। देन उसके बाद में अगर आपको पोलर लिपिड्स के लिए रखना है तो उसके लिए आपको क्लोरोफॉर्म यूज़ करना है, क्लोरोफॉर्म। देन उसके बाद में मेथनॉल, देन प्लस आपका अमोनिया, ठीक है, NH3। तो इसके लिए आपका रेशो क्या रहना चाहिए, यहाँ पर आपका रेशो होगा 150:45:3:7.5, ठीक है। ये आपका रेशो होना चाहिए। अगर आपने नहीं सुना तो रिपीट में आप इसको सुन लेना, प्लस वाटर हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। अगर आपका जो सैंपल है वो अगर विजिबल नहीं है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उससे बहुत सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे आयोडीन हो गया, या आपका एनोलर ग्रेड हो गया, स्प्रे हो गया, निनहाइड्रीन का स्प्रे हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इस सब को आप स्प्रे कर सकते हो। और उसके बाद में आपका जो कंपोनेंट, आपका जो सैंपल है वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे RF वैल्यू जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। RF में आपको समझा चुकी हूँ क्या होता है, RF इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ सैंपल अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ सॉल्यूशन, ये आप याद रखना हमेशा, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन देख लें अगर, तो एप्लीकेशन क्या क्या है TLC की, इंक इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करती है, पेस्टिसाइड्स के लिए भी हेल्पफुल है, मेडिसिनल प्लांट के लिए यूज़फुल है, बायोकेमिकल चीज़ों के लिए यूज़फुल है, फिर आपका नेचुरल प्रोडक्ट जो होते हैं उनके लिए है, फूड इंडस्ट्री में इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। एडवांटेज अगर देखो तो फास्ट है ना, और लीस्ट एक्सपेंसिव है, अपन लैब में भी इसको कर सकते हैं, ईजी टू यूज़ है, ठीक है। डिसएडवांटेज अगर देखो तो स्टेशनरी फेस बहुत टाइम तक आपका टिकेगा नहीं, ठीक है। बल्क प्रोडक्ट का आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो, टेम्परेचर की वजह से जो एक्यूरेसी है उसमें आपकी कमी आ सकती है, क्रोमेटोग्राम जो है वो नहीं मिलता है यहाँ पर आपको, सिर्फ फ़ोटो वगैरह आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और क्वान्टिटेटिव
क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही यहाँ पर हो सकता है, क्वालिटेटिव क्वालिटी नहीं बता सकते हो आप सैंपल की। ठीक है, तो ये हो गई आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट। ठीक है, बेसिकली मैंने क्रोमेटोग्राफी सारी ही यहाँ पर कंप्लीट कर दी है वन वीडियो में। तो आप ये वीडियो से ही बहुत सारे नोट्स बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको पोल क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर्स के पोल क्वेश्चंस हैं। रोज़ वो पोल क्वेश्चन डलते हैं, तो वहाँ पर जा कर के आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हो। ठीक है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइम पे उतना पेपर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल जाएगा। उसी के साथ अगर कोई और सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर आप एक वीडियो देखना चाहते हो, कोई एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप एक वीडियो देखना चाहते हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसमें अगर आपको कोई कमी लगी हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, और पर्सनली उस चीज़ पर जा कर के मुझसे पूछ भी सकते हो। होपफुली आपका 1 से 2 दिन में मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।